तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं करने वाला हूँ मैं। मैथ में इस बार जो पिछले साल के मुकाबले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इस बार 45 से लेके 50% तक इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये अगर तुम लोग ना 2024 के पीवाई की क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसके कॉन्सेप्ट भी देख लो, तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुमने उसके कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा है तो 40 से लेके 50% तक मैथ में सॉल्व कर सकते हो। और अप्रॉक्सीमेटली जो अभी तक का पास्ट रिकॉर्ड रहा है मैथ के क्वेश्चन जो जे मैथ वालों से सॉल्व होता है ऑन एन एवरेज 6 से लेके 10 क्वेश्चन ही सॉल्व करेक्ट हो पाते हैं। मतलब इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन बनता है मैथ का। मैथ हमेशा से मैथ का जो भी क्वेश्चन आते हैं जे में थोड़ा सा टफ आता है। तो गाइज हम ये बताने वाले हैं कि लाइक तुम्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है 20-25 क्वेश्चन के बारे में उतना किए जा रहे क्वेश्चन नहीं बन रहा है। हमें स्टार्टिंग में ही इतने क्वेश्चन डिसाइड करना होगा। जैसे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन में कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं अगर तुमने ढंग से पढ़ा है तो ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर ये 10 से 12 क्वेश्चन में कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते, मान लेते 10-12 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन भी करेक्ट होते तो तुम्हारा जो जे मेन का रैंक है वो आसानी से बूस्ट हो सकता है। जे मेन के मार्क्स के साथ रैंक आसानी से बूस्ट हो सकता है। तो हमारा जो फोकस है 10 से 12 क्वेश्चन करेक्ट करना हो, सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो सबसे पहले जितने भी 75 क्वेश्चन आ रहे हैं या 90 क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले अब तो 75 क्वेश्चन आने लगे, 75 क्वेश्चन में से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। तुम्हें जो पहले इजी क्वेश्चन लगे उसको सॉल्व कर लो। उसके बाद जो थोड़ा सा टफ लगता है इसमें 2-4 मिनट सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, तो उसको सॉल्व कर लो। हमारा टारगेट है 30 से लेकर 40 क्वेश्चन, 40 से लेकर 45 क्वेश्चन तक। अगर हम 40 से लेकर 45 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो भी हमारा बहुत अच्छा रैंक जनरेट हो जाता है, जिससे हमें टॉप की NIT कॉलेज मिल सकती है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की जो 22 जनवरी को फर्स्ट शिफ्ट में आया था। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन तुम लोग देखोगे कि इसमें क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है इन से पहले हमारे पास जो अल्फ़ाबेट ऑर्डर होता है वो कितना है गाइज? 26 में M जो होगा बीच में रहेगा, ऐसा बोला है। 26 में से 5 लेटर हमें लेना है, 5 लेटर में M हमेशा क्या आएगा? बीच में आएगा। तो मुझे बताओ ABCD जब लिखते हो तो इधर कितने वर्ड आएंगे, इधर कितने आएंगे? तो ABCD लिखने के बाद टोटल 26 होते हैं। ये आता है इसका जो पोजीशंस होते हैं, ये इसका जो पोजीशंस आता है, इधर देखो, अगर तुम इधर सॉल्व करते हो और इधर सॉल्व करते हो तो टोटल नंबर ऑफ 26 जैसे A B C D E F G H I J इस तरीके से लिखने के बाद जो हमारे पास M के पहले जितने वर्ड आते हैं वो होते हैं टोटल 12। कितने आते हैं? 12। और इसके बाद कितने आते हैं? 13। और ये एक हो जाता है तो टोटल 26 हो गया। अब 12 में से हमें सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ड लेना है, क्योंकि 2 वर्ड इधर से 2 वर्ड इधर से, 12C2 इंटू 13C2। और M हमेशा फिक्स है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12C2 इन द सेंस 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 2 11 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 12 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 इंटू 13 इंटू 12 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आया 6, यहाँ पे आया 6 और ये हो गया 66 इंटू 78। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 742, ओके 6-48, 8 में आ रहा, तो इसको मल्टीप्लाई करने में 7-42 51 48 आएगा, जिससे हमें मल्टीप्लाई करने के बाद पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो अगर तुमने बाइनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। तुमको मैंने एक फॉर्मूला बताया था NCR = N डिवाइड बाई R N-1 R-1। इसको रिवर्स भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 2R+2 है, तो यहाँ पे 2R+1 है। तो हम क्या करने वाले हैं, समेसन ऑफ R = 0 5, यहाँ पे 11C 2R+1 डिवाइड बाई 2R+2। अब यहाँ पे 2R+2 है तो यहाँ पे एक ज़्यादा है, तो हम क्या करने वाले, 12 से मल्टीप्लाई करने वाले, 12 से डिवाइड करने वाले, राइट। तो ये हो जाएगा 1/12 समेसन ऑफ 12 डिवाइड बाई 2R+2 11C 2R+1।
इसको हटाना है, हमें क्या करना है, रिवर्स गेम खेलना है। तो n डिवाइड बाई आर को लिखा जा सकता है NCR। यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 डिवाइड बाई 12 समेसन ऑफ 12 C2R+2। अब R इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 5 तक। अगर तुम ना इसमें वैल्यू पुट करते हो, इसमें क्या करते हो, वैल्यू पुट करते हो, R की वैल्यू 0, R की वैल्यू 0 और 5, तो मुझे बताओ 1 डिवाइड बाई 12, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 12C2, 12C4, 12C6, 12C8, 12C10, 12C10 प्लस 12C12, इस तरीके से है। तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था मैंने इवन टर्म्स के लिए और टर्म्स के लिए। इवन टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला आता है 2 की पावर n-1, और ऑड टर्म्स के लिए भी n-1। अगर कोई सब कुछ सीक्वेंस वाइज है तो 2 की पावर n आता था, x की वैल्यू पुट करते थे वहाँ पे। तो यहाँ पे एक वैल्यू कमी रह गई, जैसे 12C2 बोल सकते हो। तो मुझे बताओ यहाँ पे लिखा जा सकता है 1 डिवाइड बाई 12, इसकी वैल्यू 12C0 प्लस 12C2 प्लस 12C4 डैश 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 12C12। यहाँ पे -12C0 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड किया यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/12। इसकी वैल्यू जो आएगी 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 मतलब 2 की पावर 12-1, इसकी वैल्यू हो गया -1। तो ये हमारे पास आ गया इतना। इसको सॉल्व कर सकते हो 1/12 इंटू इसकी वैल्यू 2 की पावर 12-1, 2 की पावर 11 इंटू -1, इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा इसमें से ऑप्शन मैच करेगा वो टिक कर लेना गाइस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। यहाँ पे देखो, अगर तुम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज में किया होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत करवाए थे। जीपी में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसमें जीपी का यूज नहीं करवाया, बट मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे यूज होगा। समेसन ऑफ R इज इक्वल टू 0 to n T1 इज इक्वल टू 2n माइनस T1, 2n माइनस 1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5 डिवाइड बाई 64, डिवाइड बाई 64। अगर यहाँ पे 64 है, आप देखो तुम्हें एक चीज़ पता होगा, हमने Tn निकालने के, ये देखो T1 हो गया, T2 हो गया, T3, तो हमें Tn क्या होता है, सम ऑफ T1 T2 अगर आपकी वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे शायद R नहीं, R होगा, यहाँ पे TR होगा। तो मुझे बताओ अगर हम Sn निकालते थे, Sn कैसे निकालते थे गाइस, किसी को याद है, सॉरी Tn कैसे निकालते थे किसी को याद है, एक फॉर्मूला मैंने वहाँ पे बताया था, Sn इज इक्वल टू Sn-1। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो तो एस, देखो ये सम ऑफ टी आर मतलब T1 T2 इसका सम है, ये यानी कि S1 दिया, तो Sn इक्वल टू n की जगह पे एक बार n-1 रखें, एक बार n, तो 2n-1, 2n प्लस 1, 2n प्लस 3, 2n प्लस 5, हमें Tn आ जाएगा, जैसे T1 T2 आ जाएगा, फिर उसको ऐड कर देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा माइनस कितना होगा, Tn-1, n की जगह पे n-1 रखोगे तो यहाँ पे बनेगा n-1 रखो 2 0 4 2n-3, राइट, 2n-3, 2n- इसमें रखोगे n-1 तो इसमें बनेगा 2n-1, और इसमें बनेगा 2n-1 रखो, n-1 रखोगे कितना आएगा 2n प्लस 1 बनेगा, और इसमें बनेगा 5 है तो 2n प्लस 3, राइट, डिवाइड बाई 64। इस तरीके से हमारा वो वैल्यू आ गया Tn। अगर Tn इतना आया, देखो अब Tn की वैल्यू यहाँ से कुछ कॉमन चीज़ होगा, उसको कॉमन कर लेते हैं, देखोगे तो 2n-1 यहाँ पे है, 2n-1 यहाँ पे है, तो 2n-1 ये कॉमन हो गया, और क्या कॉमन है, 2n प्लस 1 यहाँ पे है, 2n प्लस 1 यहाँ पे है, 2n प्लस 1 यहाँ पे हो गया, और कौन सा चीज़ बचा है, यहाँ पे 2n प्लस 3 है, तो 2n प्लस 3 लिख लो, 2n प्लस 3, और क्या बचा है 2n प्लस 5, तो 2n प्लस 5, 2n प्लस 5 माइनस 2n माइनस 3 है तो माइनस 2n प्लस 3, इस तरीके से वैल्यू 64 आ गया। ठीक, ये और ये कैंसिल आउट, 8 8 या 64, तो Tn इज इक्वल टू 2n-1, 2n प्लस 1
2n+3 डिवाइड बाई 8×8 = 64 Tn आ गया। अगर Tn आ गया तो देखो तुम ध्यान से देखना, Tn आप 1/Tn लिख सकते हो, तो 1/Tn इक्वल टू क्या होगा, 1/Tn इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2n-1 2n+1 2n+3। अब 1/Tn मिल गया। अब हम लोग वहाँ पे क्या करते थे, 1/T1 निकाल लेते थे, 1/T2 निकाल लेते थे, 1/T3 निकाल लेते थे। इस तरीके से हमारा आंसर आता था। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 1/T1 निकालने के लिए तो इसका जो वैल्यू होगा, इसका क्या करते थे हम लोग ए और बी की वैल्यू निकालते थे। तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइड बाई समथिंग, बी डिवाइड बाई समथिंग। तो मुझे एक बात बताओ, अभी देखो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 2n-1 और यहाँ पे 2n+1 और -1 डिवाइड बाई 2n-1 एंड 2n+3। ठीक है, ये वैल्यू आएगी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने ये कैसे सॉल्व किया है, ये हमने वहाँ पे बताया था क्लास में कि लाइक हम a डिवाइड बाई पूरा की वैल्यू लिखते थे प्लस b डिवाइड बाई पूरे की वैल्यू लिखते थे और b की वैल्यू निकालते थे। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू 2 आया, जिसे 2 कॉमन कर लिया गया है। तो यहाँ पे 1/T1 जितना भी आता है तो इसको हम 1/T1 लिखते थे, तो 2 डिवाइड बाई यहाँ पे जो वैल्यूज आएगा 1 2 मतलब 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 इंटू 3 माइनस T1, ये कितना आएगा 2 1 2, तो 2n-1 दोनों में कॉमन है तो 1 इंटू 2 1 2 5। इस तरीके से आता था। फिर T2 भी निकालते थे, फिर T3 भी निकालते थे, फिर Tn निकाल लेते थे। अगर Tn निकालते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 2 टाइम्स Tn जो आएगा 1 डिवाइड बाई 2n-1 2n+1 -1 डिवाइड बाई 2n। अच्छा यहाँ पे n है, अच्छा सेम पूरी है, तो ये पूरा है 2n+3। इस तरीके से पूरा वैल्यू आएगा। अब Sn निकालने के लिए क्या करते थे, ऐड कर देते थे, राइट। Sn निकालने के लिए ऐड कर देते थे, ये वैल्यू और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू इससे वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो Sn बचेगा, जो Sn बचा हमारे पास, Sn इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 3 -1 डिवाइड बाई 2n-1 एंड 2n+3। ये आ गया, Sn आ गया। अगर Sn आ गया तो यहाँ पे हमें शायद क्या निकालना था, Sn मिलने के बाद हमें लिमिट निकालना है। 1/Tn की वैल्यू Sn आ गया तो ये हमें लिमिट निकालना है। लिमिट कितना निकालना है, लिमिट s टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू की वैल्यू है 2 टाइम्स 1 ब्रैकेट में 1/3 -1 2n-1 2n+3। इस तरीके से दिया हुआ है, राइट। तो मुझे बताओ n की वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो क्या आएगा हमारा आंसर 2/3, यही हमारा आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, देखो ये कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात, ओके सब कुछ नॉर्मल है गाइज। ओके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे ये वैल्यू दिया, इफ़ e की पावर 5 log x का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे प्लस है शायद, यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इक्वल टू x की पावर 8 देन प्रोडक्ट ऑफ और रियल वैल्यू ऑफ x। देखो हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या कुछ भी और बन सकता है, बट इसका जो रियल रूट्स आएगा उसका प्रोडक्ट निकालना है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ये पूरा इजी कंडीशन में आते हैं, पूरी तरीके से इजी कंडीशन में, यानी कि इजी क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले हमें यही करना सॉल्व होता है। देखो ये बताओ मुझे, e की पावर 5 log ln x, log नहीं बोलेंगे, ln x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x की पावर 8, राइट। ये इस तरीके से, तो हमें ये दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। लॉग लेने के बाद क्या आएगा 5 ln x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 8 log x या ln x। लॉग और ln x में क्या डिफरेंस है, ln x में ऑलवेज बेस ई होता है, लॉग में हमेशा 10 होता है। तो हम यहाँ पे लॉग में बेस ई लिखेंगे ऑलवेज, ये समझ रहे हैं, ठीक है। लॉग को ln लिख लेते हैं हम यहाँ पे, ये बात समझ रहे हैं। 5 ln x स्क्वायर, 5 ln x को क्या मान लो t मान लेते हैं, तो 5t स्क्वायर प्लस t इज इक्वल टू 8t, ln x को t मान लिया। तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसका फैक्टर तुम लोग आसानी से कर सकते हो। तो इसका फैक्टर कितना का 5 3 15, 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं इसका डायरेक्टली फैक्टर लिख सकता हूँ। t इक्वल टू 1 में 1 आएगा, t इक्वल टू 1 में 3/5 आ जाएगा। दो तरीके वैल्यू है। अब t इक्वल टू 1, t की वैल्यू क्या था log x या ln x, इसका बेस हमेशा ही मानो, यहाँ पे 1 है। ln x इज इक्वल टू 3/5 या log x लिख लेगा, यहाँ पे भी ln x लिख लेते गाइस, कंफ्यूज मत होना, ln x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना आ गया e की पावर 1, x की वैल्यू कितना आ गया e की पावर 3/5। तो दोनों का प्रोडक्ट निकालना था, x इंटू एक्स इक्वल टू x1 या x2 मान लो जो भी है, e की पावर 1 इंटू e की पावर 3/5। तो ये आएगा कितना, 5 1 जा 5, e की वैल्यू 8/5। ये आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन होगा थर्ड ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन ना प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, इसको एक बार पढ़ते हैं। इन ए बैग देयर आर 6 वाइट 4 ब्लैक बॉल्स टू ड्रॉन randomly one of the without replacement, then probability that both ball are white। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। पहले एक बात समझो, हमारे पास एक बॉक्स है, एक बैग है जिसमें दो टाइप के बैग हैं। एक पहला है जो बैग उसमें 6 वाइट बॉल हैं और 4 ब्लैक बॉल है। इसमें से जो भी प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, विदाउट रिप्लेसमेंट निकालना। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इन द सेंस टोटल इस बैग में कितने हैं, टोटल इस बैग में 10 बॉल हैं, 10 में से कितने बॉल निकालने हैं टोटल। तो ये हो गया सैंपल, यानी कि टोटल हो गया। टोटल प्रोबेबिलिटी में से सिर्फ वाइट बॉल ही निकालना है, यानी कि 6 में से 2 वाइट बॉल निकल सकता है। तो 6c2 डिवाइड बाई 10c2। तो इसका जो आंसर आया 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 6 इंटू 5 और नीचे क्या बचा 10 इंटू 9। 6 5 जा 30 डिवाइड बाई 90, 1/3 आएगा शायद। कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन हमें पहले करना होगा। मैथ में अगर क्वेश्चन तुम ऐसे देखते हो, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट मालूम है तो तुरंत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारे पास A1 A2 A3 आर पॉजिटिव नंबर है इंक्रीजिंग टर्म ऑफ जीपी, मतलब एक जीपी का टर्म्स है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया है। A1 डॉट A5 इक्वल टू 28, A2 प्लस A4 इक्वल टू 29। तो A6 की वैल्यू पूछा है। देखो अगर तुम वैल्यू पुट करते चलते हो ना तो अपने आप आंसर बनता चलता है, ऐसे देख के घबराना नहीं होता, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक कहीं होता है तो उस पर हमें पहले ही प्रैक्टिस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। देखो A1 A2 A3 A4 ये पॉजिटिव नंबर है। A1 इंटू A5 की जो वैल्यू दिया है 28 दिया है, राइट। A2 प्लस A4 की वैल्यू जो दिया है 29 दिया है। इस तरीके से तो मुझे बताओ, अगर इसकी मतलब जो भी फर्स्ट टर्म है A है और कॉमन रेशियो R है, तो इसको क्या लिख सकते हो A1 इंटू R की पावर 4 इक्वल टू 28, राइट। तो यहाँ से A1 क्या आएगा, A1 स्क्वायर इंटू R की पावर 4 इक्वल टू 28। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, अगर A2 है तो A1R प्लस A1 R क्यूब इक्वल टू 29, R क्यूब इक्वल टू 29। अब यहाँ पे क्या कॉमन है, A1 कॉमन है, A1 कॉमन कर लिया। A1 कॉमन करने के बाद R प्लस R क्यूब इक्वल टू 29, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा A1 की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस अगर हम करते हैं तो कितना आता है, A1 की वैल्यू यहाँ से आएगा 28 डिवाइड बाई कितना, 28 डिवाइड बाई कितना, 28 डिवाइड बाई R की पावर 4 आएगा। अगर ए स्क्वायर की बात होगा, ये स्क्वायर की बात, ये इतना आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो A1 है, मतलब अगर दोनों साइड को स्क्वायरिंग कर दें हम, तो यहाँ पे A1 स्क्वायर R प्लस R3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर। तो यहाँ पे A1 स्क्वायर बन जाएगा 28 डिवाइड बाई R क्यूब। हम इसलिए रूट में कन्वर्ट नहीं करते क्योंकि रूट में अगर कन्वर्ट किया तो बहुत चीज़ें लेंदी हो जाएगी और कैलकुलेशन थोड़ा बहुत भी गलत हो सकता है। R क्यूब का होल स्क्वायर इक्वल टू 29 का स्क्वायर, इस तरीके से है। तो मुझे बताओ R की पावर 4 को नीचे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो क्या बनेगा हमारे पास जो बनेगा 28, यहाँ पे आएगा स्क्वायरिंग है तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लगा, तो फॉर्मूला R स्क्वायर क्या होगा, फॉर्मूला गाइज यहाँ पे R की वैल्यू यहाँ पे है तो R स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो R स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद R की वैल्यू कितना आएगा
1/1 प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 841, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, आर स्क्वायर, इस तरीके से आया आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ना 28 प्लस 28 का होल स्क्वायर की जगह पे हो पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 56 स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कितना आएगा 841 आर स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व कर सकते। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के फॉर्म में है, तो हम इसको अरेंजमेंट करते हैं। 28 आर की पावर 4 माइनस 785 आर स्क्वायर प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आर स्क्वायर पे क्या मान लेंगे टी, तो आर की पावर 4 टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 28 टी स्क्वायर माइनस 785 टी प्लस 28। जब भी ऐसा फैक्टर हो, अगर तुम्हें सॉल्व नहीं हो रहा तो हमें एक फार्मूला पता है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला, जहाँ पे हम यूज करते हैं एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे, 28 इंटू 28 होता है कितना, 784। 784 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम फैक्टर आसानी से कर सकते हैं। तो 28 टी स्क्वायर माइनस 784 टी माइनस टी प्लस 28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 28 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 28 टी कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे 28 टी माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे गाइज ओके, मुझे लगता है इसको पहले ले लेते हैं, ठीक है, माइनस टी इसको पहले ले लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए। 28 टी नहीं 28 टी नहीं हाँ सही है, नहीं इसको ही सही है, यही सही है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे कितना आएगा 28, तो यहाँ पे -1 कॉमन कर लिया, यहाँ पे -28 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू आएगा 28 और टी इज इक्वल टू आएगा 1/28। दो वैल्यू आए हैं जहाँ पे, या मतलब हमें आर स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/28। दो वैल्यू मिली हमें। अगर दोनों भी इक्वेशन में कोई भी वैल्यू चूज करोगे तो दोनों से भी आंसर आ सकता है, बट हमें कुछ कंडीशन दिया होगा, लाइक ए ग्रेटर देन दिस वन, ए ग्रेटर देन दिस वन। तो एक बार देखते हैं कि हमें A1 मतलब हमें जो पहले इक्वेशन 1 बनाए थे तो वहाँ से A1 की वैल्यू कितना आता है, तो ये हमारा जो इक्वेशन है A1 स्क्वायर आर की पावर 4 इज इक्वल टू 28, हमें निकालना होगा A1 कितना आएगा गाइस, A1 स्क्वायर इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाई 28 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा 1/28। ये वैल्यू आ गया A1 का स्क्वायर। सेम अब देखो ये वैल्यू ना मल्टीप्लाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आर की वैल्यू हमेशा 28 लिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ कंडीशन दिया होगा, ए ग्रेटर देन आर ग्रेटर देन 0, आर ग्रेटर देन पॉजिटिव, या कुछ दिया होगा, ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 2 ऐसा कुछ दिया होगा। और A1 स्क्वायर हो गया, तो हमें A6 निकालना था। A6 निकालने के लिए A1 इंटू आर की पावर 5, क्योंकि ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, इसलिए डेटा मतलब जो याद था उन्होंने वही चीज़ प्रिंट आउट हुआ है। तो 28 1/28 ओके, आर की पावर 5 मतलब आर की पावर 5, तो आर की पावर 5 आर स्क्वायर की वैल्यू इतना है, तो आर स्क्वायर मतलब 28 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू आर की वैल्यू हो जाएगा √28। तो इसका जो आंसर आएगा √28 कैंसिल आउट, तो ये आएगा 784। ऑप्शनल था क्या ये, हाँ 784 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f of x be the real differential function such that f of 0 is equal to 1, f of x plus y is equal to f of x। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोग ना फंक्शन में बहुत सॉल्व किए हुए हैं। फंक्शन में जब तुम लोग जाओगे जहाँ पे 1/x था, f of x था, जहाँ पे कुछ डेटा याद करना था, वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत करवाया गया। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ना हमें x और y को दोनों जीरो पुट करना होगा। देखो x और y को दोनों जीरो पुट करना होगा, और f of 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हो तो f of 0 प्लस f डैश 0 प्लस f of 0 प्लस इंटू f डैश 0, इसकी जो वैल्यू जाएगी वो किसके बराबर होगी। अब इसका देखते हैं, इक्वल टू ये f of 0 प्लस 0, ये आएगा f of 0 1 आ गया, और ये अगर 1 आ गया f डैश 0 हमें मिल जाएगा, f of डैश 0 मिल जाएगा हमें
2 टाइम्स हो जाएगा और ये आएगा डिवाइड बाई 2, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू हमें पहले से 1 दे रखा है, इसका यूज़ करेंगे। एफ डैश ज़ीरो आ गया, अगर एफ डैश ज़ीरो आ गया है तो हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश वाई इज प्लस एफ ऑफ वाई इंटू एफ डैश एक्स। यहाँ पे हम y की वैल्यू 0 पुट करके देखते कितना आता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, इसकी वैल्यू 0 है, तो एफ डैश 0 प्लस एफ ऑफ 0 इंटू एफ डैश 0, ये आया हमारा एफ ऑफ एक्स। सॉरी, यहाँ पे 0 नहीं रखा, सिर्फ y की वैल्यू 0 रखा है। इसे इसलिए क्योंकि हम देखना चाहते हैं x में और एफ डैश एक्स में क्या रिलेशन आता है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1/2 था, इसका वैल्यू इसका वैल्यू 1 है, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये जो वैल्यूज आएगा 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा ना, इज इक्वल टू एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इतना आया, तो एफ डैश एक्स को लिखा जा सकता है डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये शायद एक्स वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुका है, 1/2 एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को क्या लिखते हैं हम लोग, वाई लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि एफ डैश एक्स है तो डी वाई बाई डी एक्स लिखे, इसको डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y/2। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये इधर आ जाएगा, तो ये आएगा डी वाई बाई वाई इंटीग्रेशन 1/2 डी एक्स। इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आया, इधर आएगा ln y इज इक्वल टू x/2 प्लस सी। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद तो y की, अच्छा यहाँ पे कुछ और चीज़, c की वैल्यू निकालना होगा। अगर c की वैल्यू 0 निकालना है, अगर c की वैल्यू निकालना है, c की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में जो वैल्यू पुट किया था 0 पुट करना है, x और y को दोनों 0 पुट कर देंगे तो c की वैल्यू शायद 0 आएगा। अगर c की वैल्यू 0 आ गया तो ln y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, और c की वैल्यू 0 आने के बाद y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू आएगा हमारे पास e⁻x/2 आ गया। तो हमें क्या निकालना था, log बेस e एफ ऑफ एन, मतलब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो हमारे पास आई है n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, ln एफ ऑफ एन, ये जो वैल्यूज होगा समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेके 100 तक, ln एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम रखेंगे e की वैल्यू, x की वैल्यू 2, तो ये इसका जो वैल्यू आएगा लॉग लेने पे समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 100 तक, और ये हो जाएगा x/2। 1 2 3 पुट कर दो तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा आंसर, कितना आएगा हमारे पास आएगा 1/2 प्लस 2/2 प्लस 3/2 प्लस 4/2। इस तरीके से हमारा एक आंसर आएगा, डैश 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 कहाँ तक, 100 तक, 100/2। तो तुम एक 1/2 कॉमन करके वो फॉर्मूला लगा दो, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 वाला, तो n इंटू एन प्लस 1 100 है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 101 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 4 25 25 25 25 25 ही आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो शायद न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन था क्या, हाँ, इसका जो आंसर आया 2525, इस तरीके से हमें फिल करना है। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होते हैं पर तुमसे हो जाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है, फॉर्मूला मालूम है तो हो जाते हैं, ये मतलब कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन जो है हमारा स्ट्रेट लाइन से आया हुआ क्वेश्चन है। देखो समझो, लेट द ट्रायंगल पी क्यू आर, हमारे पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, let the triangle PQR vertices 1, 3, 3, 1 and 2, 4 in the line if the centroid PQR alpha beta, ठीक है, अल्फा बीटा, then values of, अच्छा ये इमेज बन रहा है अल्फा बीटा, इसके सेंट्रॉइड से इसका जो वैल्यूज है, मान लेते हैं इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे और इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है। अब तो मुझे एक बात बताओ, इसका सेंट्रॉइड कितना आएगा गाइज,
इसका सेंट्रॉइड आएगा 1+3+5+6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2 कॉमा 8 डिवाइड बाई 3। ये हो गया सेंट्रॉइड। इसका इमेज बन रहा है, इसका इमेज निकाल सकते हो। फॉर्मूला याद है तुम्हें, x माइनस x1 डिवाइड बाई ए, y माइनस y1 डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला x1 y1 हमें पता चल गया है। x और y की वैल्यू इमेज निकाल सकते हैं, जिसको अल्फ़ा बीटा इन्होंने नाम दिया है, अल्फ़ा बीटा नाम दिया है। तो अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा। x माइनस x1 मतलब x माइनस 2 डिवाइड बाई ए की वैल्यू 1 होगा यहाँ पे, इज y माइनस y1 की वैल्यू है 8/3 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 वैल्यू पुट कर दो तो ax1 मतलब 2, by1 मतलब 16/3 -2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4 लिख सकते हो ऐसे डायरेक्ट। तो x इन दोनों को इसके बराबर कर दो, इन दोनों को इसके बराबर कर दो, तो ये कितना आएगा x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 हो गया। ये 5, अगर ये 5 हो जाएगा 5 इंटू 2 टाइम्स इतना, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कितना लिखा है -2/5, और ये आएगा 2 कैंसिल आउट इंटू 16/3। तो इसका आंसर आएगा कितना, मैं 32 डिवाइड बाई 15 और प्लस 2, तो x इज इक्वल टू -32 डिवाइड बाई 15 प्लस 2, और ये आएगा 15 2 30, तो यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू -2/15। x की वैल्यू इतना आ गया, y की वैल्यू कितना आएगा, y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, इसको दोनों इक्वल करके 2 टाइम्स इतना आया, तो उधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 32 की जहाँ पे y की वैल्यू y माइनस 8 इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया 32 की जहाँ पे -64 डिवाइड बाई 15 आया, तो y इज इक्वल टू -64 डिवाइड बाई 15 प्लस 8, और इसको हम सब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा कितना, ये आएगा 15 8 120, और ये हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई, तो y की जो वैल्यू आएगा -24 डिवाइड बाई 15, ये आ गया। अब हमें क्या निकालना था, 15 टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा निकालना था। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू, तो 15 टाइम्स अल्फ़ा की वैल्यू कितना है गाइस, -2/15 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 15। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 15 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 22 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना होता है गाइस। अगर तुम्हें कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो ये क्वेश्चन तुरंत गलत होने के चांसेस हैं, बट ट्राई करो कि मतलब हमें आउट ऑफ 25 में से 12 से 15 क्वेश्चन सही होना चाहिए आने वाले एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर इस वाले क्वेश्चन में देखो, एलिप्स का बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। 1,14 एंड 1,-12 आर फोकाई ऑफ द हाइपरबोला 1,6, मतलब देखो इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं है। एक हाइपरबोला है जहाँ पे 2 फोकस दिया है, 1,14 और 1,-12। अगर इस तरीके से हाइपरबोला बना हुआ है, तुम देखो ध्यान से, और एक पासिंग टू द एक पॉइंट हमें और पता है, जैसे ये वैल्यू हमें पता है, तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, अच्छा इससे एक रिलेशन बताया था, क्या बताया था हमने, PS1 माइनस PS2 का मॉड इज इक्वल टू 2a, यही तो बताया था। और उसमें इलिप्स में क्या होता था, प्लस होता था, यहाँ पे क्या होगा माइनस इक्वल टू 2a। तो PS1 यानी कि एक इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा 1 और 1 0 आ जाएगा, 16 8 का 8 आएगा, इसका 8 आ गया, माइनस PS2 यानी कि 12 प्लस 6 मतलब 18 आ गया, इज इक्वल टू 2a। तो ये जो वैल्यू आएगा 9 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, ओके, a इज इक्वल टू 5 आएगा, 10 इज इक्वल टू 2 a इज इक्वल टू 5 आ गया। अगर a की वैल्यू पता चल गया, हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लेटर लेक्टर, तो हमें b की ज़रूरत पड़ेगी। b की ज़रूरत कैसे, 2b² होता है, लेंथ ऑफ लेटर लेक्टर b निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। b निकालने से पहले हमें e ज़रूरी था, e कैसे निकलेगा। अब हमें एक चीज़ पता है, इसका वैल्यू कितना होता है, a e, इसका -a सॉरी, इसका वैल्यू कितना होता है a e,
तो डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई क्या होगा, 2AE इज इक्वल टू, इसके बीच का डिस्टेंस हम लोग बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, वो होगा 26। तो यानी कि 2AE इज इक्वल टू 26 आ गया। AE की वैल्यू कितना आ गया 13, ए की वैल्यू पहले से पता है, ए की वैल्यू आ गया 13/5। अगर ए की वैल्यू पता चल गया तो हम रिलेशन बिटवीन AE में रिलेशन बताएंगे क्या होगा, B² इज इक्वल टू A² 1 माइनस E² माइनस 1, क्योंकि ये हाइपरबोला है, वहाँ पे इलिप्स में क्या होता है तो 1 माइनस E²। तो B² की वैल्यू निकालना है यहाँ से, A² की वैल्यू आ गया 25, ई की वैल्यू हो गई 169 डिवाइड बाई 25 माइनस 1 इज इक्वल टू B² इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 144 डिवाइड बाई 25 यानी कि 144, बी की वैल्यू आ गया 12, बी की वैल्यू होगा 12 होगा। लेंथ ऑपरेटर लेक्टम टू B² अपॉन ए होता है, यानी कि 2 टाइम्स 12 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5, यानी कि 144 इंटू 288 डिवाइड बाई 5। या कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखो इस वाले क्वेश्चन में ना चीज़ें बहुत आसान है, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला याद है, ऐसे क्वेश्चन हमें पहले करने चाहिए। अगर ऐसे क्वेश्चन पहले करते हैं तो हमारा जो टाइम होता है बच जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट Z बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच डेट मॉड Z इज इक्वल टू 1, Z1 Z2 Z3 आर 3 पॉइंट सेटिस्फाइंग मॉड Z इज इक्वल टू 1। ओके ठीक है, इसका मॉड Z हमेशा जो दिया है वो 1 दिया है। तो मुझे बताओ आर्गुमेंट ऑफ Z1, यानी कि जब भी हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, Z1 इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कॉस π/4 की जगह पे क्या लिखा जाएगा, कॉस माइनस π/4 प्लस आई साइन थीटा, आई साइन माइनस π/4। इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि Z1 Z2 Z3 पता है, इसमें वैल्यू पुट करके आंसर आएगा। Z2 का भी सेम होगा, Z3 का भी सेम होगा। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन रख देता हूँ, डायरेक्ट आंसर पुट कर देता हूँ। इसका जो वैल्यू आएगा कॉस थीटा 1/√2 1/2 माइनस हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 डिवाइड आई डिवाइड बाई √2 आ जाएगा, राइट। सेम जीरो के लिए क्या होगा, जीरो के लिए कॉस 0 1 होता है, आई की वैल्यू 0 होता है, साइन थीटा की वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा। थर्ड वाले की पॉइंट वाली बात करें तो कॉस π/4, तो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, आई डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। तीनों चीज़ें मिल गई, अब तीनों में वैल्यू पुट कर दो। इसका बार लगाने मतलब आर्गूमेंट निकालना, कॉन्जुगेट निकालना। कॉन्जुगेट में क्या होता है, प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो मुझे बताओ Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z3 बार। एक तरीका और है, ये साइक्लिक है ना, तुम एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, बट हमें ना सबसे पहले एक फार्मूला भी यूज कर सकते हो। हमें ना सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, पहले इसी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा 1 माइनस आई डिवाइड बाई 2। मॉड Z की वैल्यू 1 होता है तो इसका 1 कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। Z2 की वैल्यू 1 इंटू कॉम्प्लेक्स इसका लगा है, मतलब कॉन्जुगेट लगा है, 1 माइनस आई डिवाइड बाई √2 हो जाएगा। प्लस Z3 की वैल्यू हमें पहले से मालूम है 1 प्लस आई डिवाइड बाई √2, और इसका वो 1 प्लस हो जाएगा, फिर से 1 प्लस का होल स्क्वायर मान लेते, डायरेक्ट लिख देता हूँ क्या, चले 1 स्क्वायर का इतना हो। अब हमें शायद गाइस यहाँ पे थोड़ा सा ना क्वेश्चन में एक बार देखा था मैंने, यहाँ पे स्क्वायर था, तो शायद यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि स्क्वायर होगा तभी ये वैल्यू सॉल्व हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रूट आने लग जाएगा ना, तो रूट का स्क्वायर कैंसिल आउट कर देगा, ठीक। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस माइनस कैंसिल आउट, √2 सब में है तो 2 डिवाइड बाई 2 समथिंग हो जाएगा। तो ऊपर वाले में जो बचेगा ये आएगा √2 माइनस √2i प्लस 1/2 इंटू 2i का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। ये एक्चुअली में इसको सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मिल जाएगा, तुम्हें चीज़ समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमें ये दिख रहा है दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू सेम हो जाएगी, और आई² की वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आई को एक साथ रख लो और कांस्टेंट को एक साथ रख लो, तो यहाँ पे √2 माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ पे आई कॉमन कर लेंगे तो प्लस में लिख सकते हैं, आई 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, 1 माइनस √2 ब्रैकेट 1 का होल स्क्वायर, ठीक है।
अब मुझे बताओ, ये एक्स प्लस आई वाई हो गया, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इसका जो स्क्वायरिंग था रूट टू का स्क्वायरिंग स्क्वायर रूट रूट कैंसिल आउट, तो 2 प्लस आई माइनस रूट टू का स्क्वायर बन जाएगा। अगर ये वैल्यू हमारे पास आया ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, तो यहाँ पे होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 2 रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा 5 माइनस 2 रूट 2 आएगा। ठीक है, 5 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा की वैल्यू आया 5, बीटा की वैल्यू 2 रूट 2 माइनस साइन मतलब अच्छा नहीं बीटा की वैल्यू कितना है, अल्फ़ा बी रूट 2 तो 2 आएगा, माइनस 2 आएगा सिर्फ। और हमें क्या निकालना था, 3 अल्फ़ा 3 बीटा प्लस 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालना, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आएगा 6 प्लस 4 6 प्लस 10 इक्वल टू 4 4 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन मैंने फंक्शन में बहुत करवाया था, बहुत ज़्यादा करवाया था। तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादातर समझना होगा कि इक्विवेलेंस 3 चीज़ से बनता है, कौन कौन से, एक बनता है ट्रांजिटिव, एक बनता है सिमेट्रिक, एक बनता है रिफ्लेक्सिव। 3 चीज़ों से मिलकर बनता है इक्विवेलेंट। अगर हमारे पास सेट ए है, सेट ए है 1, 2, 3, तो इसको नॉन इम्पिटी इक्विवेलेंस कितने रिलेशन बनेंगे, तो मुझे बताओ। मान लेते हैं रिलेशन 1 बनाना है। सबसे पहले अगर इसको इक्विवेलेंस बनाना है तो क्या हो सकता है, 1, 1 सिमेट्रिक टाइप बनाते हैं, 2, 2 एंड 3, 3 इस तरीके से हो गया। दूसरा आएगा R2 की बात कर लेते हैं। देखो 1, 1 हो गया, 1, 1 ऐड करने के बाद अगर हम 1, 2 ऐड करते हैं तो ये चीज़ें यहाँ तक सेम रखिएगा, और 1, 2 अगर ऐड किया तो क्या होगा, 2, 1 भी ऐड होगा, राइट। ये दूसरा हो गया। तीसरा कैसे बनेगा, अगर 1, 2 ऐड हो गया, 2, 1 ऐड हो गया, तो फिर हम अगर 3, 1 ऐड करते हैं तो 1, 3 भी ऐड हो जाएगा। हाँ, 3 सेट बन गया। चौथा कैसे बनेगा, चौथा एक्चुअल में तुम देखोगे ये 1, 2 हो गया, 2, 1 हो गया, एंड अभी 1, 3 हो गया। अब एक बार 2, 3 ऐड करते हैं, 2, 3 होगा तो 2, 3 एंड 3, 2 हो जाएगा, 3, 2 4 बन गए टोटल। अब एक लास्ट में जो पांचों बनता है वो बनता है 1, 1 2, 2 3, 3 1, 2 2, 1 1 2, 3, इसको लिख सकते 3, 2 एंड 3, 1 1, 3 इस तरीके से बन सकते। टोटल कितने रिलेशन बनेंगे, 5। कितने बनेंगे, 5। कौन सा ऑप्शन है, 4th ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके ऐसे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमें करने चाहिए। टोटल आउट ऑफ 25 में से 10 क्वेश्चन अगर हमारे सही हो रहे हैं तब भी मैथ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये वही वाले क्वेश्चन हैं जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगा के स्मार्ट काम कर सकते हो। तुम देखो इस क्वेश्चन को देखो, लेट ए इक्वल टू 1, 2, 3 10 बी की वैल्यू इतना है, 1 डिवाइड बाई डी। अच्छा, इसका एलसीएम 1 आना चाहिए, और एम ब्लॉक टू अंदर नंबर ऑफ सेट बी। सेट बी कितना बनेगा जब ये कंडीशन को फुलफिल करेगा, एम लेस देन एन, एन ग्रेटर देन एम होगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अगर हमें बी सेट बनाना है, बी सेट में हमेशा जो है एन जो होगा एम से ज़्यादा होना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास एम इक्वल टू 1 है, तो एन की वैल्यू क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, एन की वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं 2, 3, 4, कहाँ तक दिया, 10 तक दिया, तो 10। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ सेट कितने आएंगे, 9 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, अगर एम इक्वल टू 2 होता। अच्छा, एक बात इसमें ये देखना होगा कि इनका जो एलसीएम है 1 आना चाहिए, इन सबका एलसीएम 1 ही आएगा। ठीक है, एम इक्वल टू अगर 2 होगा तो एन की वैल्यू जो आएगी, एम की वैल्यू जो आएगी 2 तो 4 नहीं ले सकते, अब हमेशा एन से ज़्यादा होना चाहिए। 2 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा क्या, नहीं 4 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, तो हमें 1 चाहिए। 3, 5, 7, 9 आएगा, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 4। एम की वैल्यू अगर 3 होगा तो एन की वैल्यू कितना आएगा गाइज, एन की वैल्यू आएगा 3 पे, तो जैसे 3 तो नहीं ले सकते, 2 नहीं ले सकते, 1 4 आएगा, 4 5 ले सकते हैं, हाँ, और 6 ले सकते, क्या 6 नहीं ले सकते। 6 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसका एलसीएम 2 आएगा, तो यह कितना आएगा 4, 5, 7, 8 और
9 नहीं ले सकते, 10 लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 5 आ गया। अगर m की वैल्यू 4 हो जाए तो n की वैल्यू कितना आएगा, n की वैल्यू आएगा 4 नहीं 5, 5 7 एंड 9, इस तरीके से 3 ले सकते हैं। तो m की वैल्यू अगर 4 हो गया, 5 ले लेते हैं, 5 के लिखने के बाद कितना आएगा, n की वैल्यू हमेशा 6 ज़्यादा होना चाहिए, 6 क्योंकि इसका एलसीएम वन होना चाहिए, 6 7 8 9 ये 4 एलिमेंट ले सकते हैं। 10 में क्या हो जाएगा, पूरा 2 आ जाएगा इसका एलसीएम एचसीएफ सॉरी। m की वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं नहीं, 9 ले सकते हैं नहीं, 10 ले सकते हैं नहीं, n की वैल्यू सिर्फ 7 लिखा जाएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा। तो m की वैल्यू अगर 7 लेते हैं तो n की वैल्यू 8 9 10 तीनों ले सकते हैं, 3 आ गया। m की वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो n की वैल्यू 9 सिर्फ आएगा, 10 में एलसीएम हो जाएगा। n की वैल्यू 10 लेते हैं 9 लेते हैं तो n की वैल्यू 10 ले सकते हैं, 10। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका वैल्यू 1 हुआ, इसका वैल्यू 1 हुआ, तो टोटल ऐड कर सकते हो। हमें पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको जब ऐड करते हो, तो कितना आता है, 31 आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा, 31। तो ऐसे क्वेश्चन हमें करना था, इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा दिमाग लगाते सॉल्व हो जाते, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं था। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। एरिया बाउंडेड बाई इनसाइड द सर्कल। देखो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर साफ साफ नज़र आ रहा है, 2√3,0 होगा, इसका सेंटर हमें साफ साफ नज़र आ रहा है, 2√3,0 होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ, इस तरीके से एक सर्कल बना हुआ। अच्छा इस तरीके से, अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ से होके पास हो रहा है। तो हम जहाँ तक देख रहे हैं 2 2 जब 4 3 या 12, तो एक्स और वाई की वैल्यू 0 रखे हुए थे, 12 = 12, यानी कि ओरिजिन से होके पास हो रहा है। अगर ओरिजिन से होके ये पास हो रहा है तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे होगा 2√3,0 इस तरीके से, और y = 2√3, और इस तरीके से एक पैराबोला ग्राफ बनाएगा। एक सेकेंड, हम दूसरे कलर से इसको कर देते हैं। इसका जो ग्राफ होगा इस तरीके से ग्राफ कट करेगा, मान लेते हैं ऐसे कट करेगा, पैराबोला ऐसे दिखेगा। तो इसका जो एरिया बाउंडेड है ये हमें निकालना है। तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे निकालने के लिए हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, बहुत सारे, मतलब अथाह क्वेश्चन किए थे। अगर तुम्हें चीज़ें समझा होगा कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन है। ये एक सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो, ये पॉइंट यहाँ पे कट कर रहा है, 1 मिनट, ये हमें देखना होगा यहाँ पे कट कैसे कर रहा है। अगर x = 2√3 रखते हो तो x ये आएगा 2√3 है, राइट, हाँ 2√3, और ये वैल्यू आएगा 2√3, -2√3, है ना। तो यानी कि यहीं पे कट कर रहा, हमें इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब तो मुझे बताओ 4 हिस्सों में बटा हुआ है तो πr² / 4 हो जाएगा, और हमें इसकी 2 गुना लेना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। इंटीग्रेशन अब अभी देखो इतना हो गया πr²। अब हम क्या करने वाले हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे एक बात, इसका जो एरिया होगा पूरा यहाँ तक कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाने की जरूरत है क्योंकि हमने πr² / 4 से माइनस कर दिया। तो इसके द्वारा जो एरिया सब हो रहा है इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और इसका सब्ट्रैक्ट करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा जा सकता है 0 से लेके 2√3 y dx इन द सेंस y की वैल्यू कितना आएगा, √2√3 लिख सकते हैं dx। ठीक, इस तरह इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो अब भी यही बचा है हमारे पास कि कैलकुलेशन तुमने जितना फास्ट करोगे उतना जल्दी हो जाएगा। तो πr² / 4 यानी कि इतना आएगा, 1/4 यानी कि 12π/4 माइनस इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए हम वैल्यूज पुट कर देंगे, एंड ये आएगा √2√3 x
3/2 प्लस एक्स 3/2 सॉरी 3/2 यहाँ पे ये आ गया। हमें लिमिट कितना रखना था, 0 से लेके 2√3 तक, 0 से लेके 2√3 तक रख दिया है। तो 12 इंटू इतना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 पाई अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस √2√3 इसके अंदर है, एंड एक्स की वैल्यू 2√3 की वैल्यू 3/2 और ये हो जाएगा 2/3। तो 2/3 जीरो रखोगे तो जीरो ही आएगा, जीरो रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे 2 टाइम्स 3 पाई और यहाँ पे 2√3 है, 3/2 है तो 4 हो जाएगा, 4 यानी कि 4 का वैल्यू रखोगे तो आएगा 2√3 का स्क्वायर, 2√3 12 है, ओके 12 इंटू 2/3। तो ये आया 2 टाइम्स 3 पाई माइनस 4 to the 8, 3 पाई माइनस 8। तो कौन सा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये था तुम्हारे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते, वहाँ पे सेकेंड टाइम करते तो आंसर आ जाता, पर वो थोड़ा सा ऐसे ही बनता, कुछ स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनता। x² माइनस a² इसका फॉर्मूला लगाना था, और इसका तुम लोग को फॉर्मूला पता ही है क्या होगा, a² डिवाइड बाई 2 सॉरी x² डिवाइड बाई 2 अंडर रूट दिस वन a² डिवाइड बाई, एक फॉर्मूला बताया था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना, सिंपल अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कैसे चीज़ों को चेंजेस करने होते हैं, मैक्सिमम में वैल्यू बाद में निकालेंगे, बट अगर तुम्हें इस चीज़ों को ध्यान से पढ़ा होगा, वहाँ पे कैसे अच्छे से रिप्लेस करते हैं। हमें एक चीज़ पता है, साइन और कॉस इनवर्स में एक रिलेशन होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू π/2। तो वही चीज़ यहाँ पे करना है, f(x) इक्वल टू 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से कॉसेक इनवर्स एक्स को चेंज कर सकते हो तो कितना आएगा, 16 टाइम्स सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब तुम्हें ना एक चीज़ बताया था मैंने, क्या बताया था मैंने ये बताया था कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं ना, इसको तुम ओपन करोगे 16 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस π/2 का होल स्क्वायर कितना होगा, π² डिवाइड बाई 4 प्लस सेक इनवर्स एक्स का क्या होगा, ये हो गया सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 टाइम्स π/2 इंटू सेक इनवर्स एक्स। अब ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचा हमारे पास, पाई बचेगा, ये 16 प्लस 17 हो जाएगा, 17 सेक इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस π/4 माइनस पाई सेक इनवर्स एक्स, ये बच गया। अब तुम मुझे बताओ, अब इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लगाना है। तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बताया था, जैसे लाइक y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए तुम्हारे पास या तो डिफ्रेंशिएट कर लो तब निकाल लो, या तो तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल जाता था। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें, अगर ये a² हो गया यानी कि a17 अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो π/34 हो जाएगा, ओके ठीक है चलेगा। एंड ये होगा a², ये हो जाएगा b², तो π/34 का होल स्क्वायर। हाँ तो मुझे बताओ, यहाँ पे एक वैल्यू ऐड करते थे, तुम्हें याद होगा, जैसे कि y की वैल्यू निकालने के, b की वैल्यू निकालने के लिए इतना वैल्यू ऐड करते थे, इतना वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते थे। तो यहाँ पे अगर हम 17 कॉमन करते हैं तो इसकी जो बनेगा sec² x यानी कि सेक इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे जब इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया हमने तो π²/4 को, ये माइनस है तो ये माइनस ऐड होगा तो माइनस में आएगा अंदर, एंड π/34 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें अगर ऐड करते हैं तो 3π² प्लस 17 दिया आएगा 4π² डिवाइड बाई 17। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो यही बनेगा तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फॉर मैक्सिमा f ऑफ x, मैक्सिमा के लिए क्या होगा गाइस,
साइन इनवर्स एक्स हमेशा क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स हमेशा पाई होना चाहिए। और मिनिमा के लिए सेक इनवर्स एक्स यानी कि मिनिमा क्या होगा, ये वैल्यू 0 हो जाए, ये यानी कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 34। मिनिमा के लिए हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 34। मैक्सिमा के लिए सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई है। ठीक है, सब बताया गया है तुम्हें, बस तुम्हें याद होना चाहिए चीज़ को, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना चाहिए। अगर याद नहीं है तो तुम ग्राफ बना के निकाल सकते हो, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना लो, वहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लो। ठीक है, मिनिमम वैल्यू के लिए ये होता है जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाए वहाँ पे मिनिमम वैल्यू होता है। और इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी 17 इंटू सेक इनवर्स एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1, तो ये आएगा इतना, और ये सब्ट्रैक्ट होकर ऐड हो जाएगा, एंड 33 पाई स्क्वायर पाई डिवाइड बाई 34 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इसकी वैल्यू +4 पाई आर स्क्वायर में ऐड कर देते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा वो हम देख लेते हैं, 17 इंटू 17, और ये हो जाएगा 72 जा इतना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 17 जा 68। ओके, 17 जा 68, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 7 × 21, तो 51 17 51 5 51 और 5 गई 57, और ये हो जाएगा इतना। ओके, अच्छा स्क्वायरिंग है, ठीक है, तो 33 का स्क्वायर 1105 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 68 आ गया। और मिनिमा के लिए वैल्यू आएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 17। दोनों में क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, देख लो कितना आंसर आएगा। अगर इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 105 पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 68 माइनस 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 17, और 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 माइनस से ये 8 हो जाएगा, तो 1089 डिवाइड बाई 68। ओके, पाई देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन नहीं है तो हमें यहाँ पे फिल करना था गाइज, 1089 डिवाइड बाई 68 पाई स्क्वायर, इस तरीके से इसका आंसर। ये वाले की बात कर लेते हैं। अगर हम लेट द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 कट द कोऑर्डिनेट p एंड q एंड r। अरे ये मतलब अगर तुम्हें ग्राफ वाली चीज़ें समझ में आई है ना, तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। विद द सेंटर इतना है, पासेस तो हमें रेडियस निकाल सकते हैं इसका, कहीं पे भी कट कर रहा, अगर हमें इसका सेंटर मालूम है और जहाँ पे कट कर रहा है इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस वाई इक्वल टू 0 पे वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हैं। अगर एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वाई की वैल्यू 0 होगा, अगर वाई एक्सिस को कट करेगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगा। तो इस तरीके से हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट वैल्यू निकाल लेते हैं। मान लेते कोई भी ऐसे कैसे ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। अगर इन दो यहाँ पे कट करेगा तो इसकी वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे कट करेगा इसकी वैल्यू 0 होगा। तो इसका जो सेंटर मालूम है हमें 1 माइनस 1 कॉमा 1 है, मतलब कहीं पे भी हो सकता है, थर्ड कोऑर्डिनेट पे है कहीं, इसका सेंटर मालूम चल जाएगा। देखो अब तुम्हें एक्स वाई इज इक्वल टू 0 पे, वाई इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू कितना आएगा 3, यानी कि हमें 0,3 मिल गया है। और इसका सेंटर जो पॉइंट है -1,1, इसका रेडियस तुम लोग निकाल सकते हो। इसका रेडियस आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि -1 प्लस 3, ये कितना आएगा गाइज। अगर y, अच्छा y की वैल्यू -3, सॉरी -3, मिस्टेक हो रहा था, -1 0 1 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 जा 4 + 1 5, तो रेडियस आ गया, रेडियस इक्वल टू 1 + 4 इक्वल टू √5, ये आया हमारे पास रेडियस। अगर हमें रेडियस मिल गया है तो इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होगा क्या बनेगा, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 5, ये हो गया। और अगर ये 0,x को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की वैल्यू y की वैल्यू 0 रखोगे तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, y कट कर रहा है ना, मतलब y एक्सिस को अगर कट कर रहा है, x एक्सिस को अगर कट कर रहा है तो y की वैल्यू क्या होगा 0। तो ये हो गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 = 5। तो यहाँ से आएगा x + 1 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 4x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 1, ये है। ओके, तो इसका हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -3 इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ रूट्स हमें पता है, सम ऑफ रूट्स कितना है पी, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा पी। पी की वैल्यू कितना आया, पी की वैल्यू आया 2, -2, पी की वैल्यू, अच्छा माइनस पी, सॉरी यहाँ पे माइनस सम ऑफ रूट माइनस पी की वैल्यू -2, सॉरी 2, पी की वैल्यू 2। अगर p की वैल्यू 2 आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा गाइज, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर यहाँ पे 2 की वैल्यू पुट कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जो आएगी -3, 1। तो हमें एरिया निकालना, क्या निकालना हमें एरिया, कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं, हमारे पास जो पॉइंट्स आएंगे, x की 3 वैल्यू आ रही, मतलब x की तुम देखोगे 3 वैल्यू आ रही, -3 आ रही, 2 वैल्यू आ रही, -3 और 1, और x की वैल्यू 0 पुट किया था। y की कौन कौन सी वैल्यू आ रही थी, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू -3 पुट करने पे 0 मिलेगा y की, और 1 पुट करने पे 0 मिलेगा, और 0 पुट करने पे -3 आया था, इस तरीके से। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से हुए, -3, 0 एंड 1, 0 एंड 0, -3, ये 3 चीज़ें हो गई। अब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें निकालना है एरिया। एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट, को हाइट निकालोगे, देखो अब तुम ध्यान से सुनना, ये 0, -3 इन द सेंस यहाँ पे है, इस तरीके से बना 0, -3 ये रहा, एंड 1, 0 यहाँ पे है, और -3, 0 ये यहाँ पे, ये और ये, इसकी हाइट निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो। तो मुझे बेस समझ में आ रहा है, कितना है बेस, बेस इसका है 4, 1/2 बेस 4 हो जाएगा, और इसकी हाइट तुम निकाल सकते हो, और इसकी हाइट हमें पता चल गई 3 है, तो 4 × 3 = 6, ये आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर यूनिट आएगा गाइस। ये वाला इसका जो एरिया आया 6 आया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं हमें ना, ऐसे ये LDE क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम है। ऐसे क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया है क्लास में। लेट x ऑफ y इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y² dx प्लस x माइनस 1 डिवाइड बाई वाई dx dy इक्वल टू 0 इफ़ f ऑफ x यानी कि x ऑफ 1 इक्वल टू 1 देन x ऑफ 2 इक्वल टू 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा। तो ये देखो, ऐसे पहले ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, पहले इसको अरेंजमेंट कर लो। क्या करना होगा, dx को एक साथ, dy को एक साथ, क्या होगा dx डिवाइड बाई dy, इसको उधर लेके जाओगे y डिवाइड बाई x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, y डिवाइड बाई वाई क्यूब हो जाएगा। तो कितना आएगा, प्लस x डिवाइड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू, माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे IF निकाल लो, IF मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 1/y² dx, और ये वैल्यू आएगा e की पावर y² मतलब 1 - 1 1 - y, तो ये आएगा -1/y। IF आ गया, तो क्या होता है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का, x इंटू ई की पावर -1/y इज इक्वल टू ई की पावर -1/y इंटू 1/y³ dy प्लस c, ठीक है। तो -1/y को यहाँ पे अगर t लेते हो तो हमारी चीज़ें और आसानी से सॉल्व हो सकती है। 1/y को t ले लिया गया, और यहाँ पे dt आ गया, यहाँ पे 1/y² इक्वल टू dy इक्वल टू dt आ गया, और ये यहाँ पे जो वैल्यू आया x इंटू ई की पावर -1/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन के साथ e की पावर t एंड t dt, यानी कि t इंटू, और ये dt हो जाएगा, ये वैल्यू dt हो जाएगा, t की वैल्यू 1/y, ये वैल्यू प्लस c। अब तुम मुझे बताओ, इसको सॉल्व भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सॉल्व किया था।
अगर यहाँ पे x इंटू ई की पावर -1/y है, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म लगा दो, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन, सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन, तो ई की पावर टी ही आएगा प्लस सी हो जाएगा। और x इंटू ई की पावर -y इज इक्वल टू, और माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ई की पावर वैल्यू हो जाएगी, और ई की पावर टी कॉमन कर लेते हैं तो ई की वैल्यू टी हो जाएगी, और यहाँ पे आएगा 1 - टी प्लस सी। अगर 1 - टी प्लस सी आया तो y की वैल्यू पुट कर, टी की वैल्यू पुट कर दो, तो x इंटू ई की पावर -y इज इक्वल टू ई की पावर -1/y, 1 प्लस हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। तो तुम मुझे एक बात बताओ, अब तुमसे सॉल्व नहीं होगा तो क्या ही होगा। अब यहाँ पे क्या क्या दिया है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ तो कंडीशन दिया होगा, x(1) मतलब x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो c की वैल्यू कितना आएगा गाइस, अगर x की वैल्यू 1 तो -1, ये और ये कैंसिल आउट, तो 1 + 1 तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंड 2 - 1 तो ये हो जाएगा सी की वैल्यू माइनस टाइम ई की पावर -1, तो यानी सी की वैल्यू -1/e आ गया। अगर सी की वैल्यू इतना आ गया तो वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू ई की पावर -1/y इज इक्वल टू ई की वैल्यू ई की पावर -1, और ये हो जाएगा 1 + 1/y -1/e। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।